गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे नाटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछा था। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, हमने आपसे पूछा था इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य देश जो है वर्तमान में कितने हैं और हाल फिलहाल में अभी नया सदस्य देश कौन सा बना है। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल को हुई थी। अगर वर्ष पूछे आपसे तो 1949 में हुई थी। ठीक है, कितने देशों के द्वारा, तो 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के वाशिंगटन में 12 सदस्य जो संस्थापक सदस्य थे उनके बीच एक संधि हुई, जिस कारण से हम इसे वाशिंगटन संधि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वाशिंगटन संधि के द्वारा जो है नाटो अस्तित्व में आया, तो नाटो को हम किस संधि के रूप में जानते हैं, वाशिंगटन संधि के रूप में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। और इसके सदस्य देश जो हैं कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य देश 30 हैं, जिसमें देखा जाए वर्ष 2017 में जो देश बना था माउंटेनेग्रो जो है 2017 में, और हाल फिलहाल में देखा जाए वर्ष 2020 में मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया जो है वो नया सदस्य देश बना है नाटो का, और कौन से नंबर का, 30वें नंबर का था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि नाटो जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ध्यान रखिएगा सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर जो है वो नाटो काम करता है। सामूहिक सुरक्षा यानी कि एक साथ मिलकर के सारे देश एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। जो है सामूहिक, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मतलब एक या एक अधिक सदस्यों पर अगर आक्रमण किसी बाहरी देश ने किया जो इसका सदस्य नहीं है, तो ये माना जाएगा कि सभी देशों पर आक्रमण हुआ और ये सारे जो सदस्य देश हैं वो मिल करके इसका उत्तर देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। यही है सामूहिक रक्षा का सिद्धांत, जिस पर जो है नाटो काम करता है। ठीक है, कल इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो ये था हमारा नाटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आते हैं हम आज की क्लास में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश के चॉन्ग-ई 5 चंद्र प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत पाया है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर ताइवान। करेक्ट आंसर इज ए, चीन ने पाया। तो चीन का चॉन्ग-ई 5 लूनर लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पानी होने का पहला साक्ष्य मिला है। और इससे अब क्या पता चलेगा, जो चंद्रमा का जो सूखापन है उससे संबंधित वैज्ञानिकों को कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मिल सकती हैं। इसमें देखा जाए तो एक पत्रिका है साइंस की जिसका नाम है साइंस एडवांसेस, तो उसमें जो अध्ययन हुआ है उस अध्ययन को प्रकाशित किया गया और ये बताया गया कि चंद्रमा के पर लूनर लैंडर के उतरने के स्थान पर मिट्टी में जो पानी की मात्रा थी वो कितने टन से कम थी, तो ये 120 ग्राम प्रति टन से कम थी। और यह स्थान देखा जाए पृथ्वी की तुलना में बहुत ही अधिक जो है वो शुष्क है। ठीक है, रिमोट ऑब्जर्वेशन में पहले भी पानी की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी, लेकिन जो लैंडर है उसने इस बार जो है चट्टानों और मिट्टी में भी पानी के लक्षण का पता लगाया। तो ये जो लैंडर, जो यान था, उसमें कुछ विशेष उपकरण लगे थे जिससे उसने चट्टाने, वहाँ पे जो चंद्रमा पे जो चट्टाने हैं, चंद्रमा पे जो मिट्टी है, उसमें भी क्या हुआ, पानी, उसकी जाँच किया और पानी की मौजूदगी का जो है साक्ष्य मिला, जो कि ये पहली बार था कि पानी का पता लगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चीन के द्वारा ये कारनामा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस देश ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता है? नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर स्वीडन। करेक्ट आंसर इज बी, डेनमार्क। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता है। तो यहाँ पे देखिए डेनमार्क है और वहाँ की प्रधानमंत्री डेनमार्क की, जिनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, और ये अक्टूबर में आई थी 2021 में, ताजमहल घूमने गई थी, वहीं की तस्वीर हमें दिख रही है। तो ये दौरे पे भी थी भारत की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन को वर्ष 2021 के लिए सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, ये भारत का जो है हार्मनी फाउंडेशन, उसी के द्वारा वर्ष 2005 में सेंट मदर टेरेसा की स्मृति में जो है इस अवार्ड की जो है स्थापना की गई थी। और इसमें कहा गया है, इसके ये जो फाउंडेशन उसके अनुसार बताया गया है कि उन्होंने बताया कि ये अवार्ड क्यों दिया गया है डेनमार्क को और डेनमार्क के प्रधानमंत्री को। तो देखिए, डेनमार्क को दुनिया के उन राष्ट्रों में से
एक के रूप में स्वीकार किया जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं, ठीक है, जो प्रकृति के साथ सद्भावना रखते हैं, उसके साथ सामंजस्य बैठाते हैं, और जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री फेडरेशन ने, उन्होंने सतत विकास के मार्ग में जो उन्होंने असाधारण नेतृत्व दिया, उस नेतृत्व में उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई, और इसी भूमिका को मान्यता देने के लिए जो है हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा इनको मदर टेरेसा मेमोरियल 2021 से पूरा जो है से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री फेडरेशन और उनके देखा जाए उन्होंने उनके नेतृत्व में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, वहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए, इसी तरह का जो उन्होंने अन्य कार्य किए, अन्य जो उपाय किए अपने देश के लिए, उस देश के समग्र प्रदर्शन के लिए उनको चुना गया, ठीक है, डेनमार्क के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया डेनमार्क, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। ध्यान रखिएगा क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट है, भारत दौरे पे भी आई थी ये। और यहाँ पे देखिए डेनमार्क की अगर बात करें तो ये देखिए डेनमार्क आपको दिख रहा है जो कि यूरोप में है, और यहाँ पे जर्मनी के जस्ट आप उत्तर में देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में है ये, नॉर्वे स्वीडन के बीच में, ठीक है। डेनमार्क जिसकी राजधानी देखिए कोपेनहेगन है, करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन है, ठीक है। यूरोप का ये देश है, डेनिश क्रोन जो है वो यहाँ की करेंसी है, ठीक है। प्रधानमंत्री हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया? जापान, रूस, फ्रांस, चीन। करेक्ट आंसर इज अगेन, ठीक है, यानी कि चीन ने किया है। यहाँ के यात्रियों ने मैनुअल डॉकिंग किया है, अंतरिक्ष यात्रियों ने। मैनुअल डॉकिंग थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, तो इसको पहले ये देख लेते हैं क्या है ये। तो चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार तियानझाओ 2 कार्गो यान के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग किया। डॉकिंग समझ रहे, बंदरगाह होता है, वहाँ पे भी नाव को डॉकयार्ड होता है ना, डॉक किया जाता है, यानी कि लगाना किसी एक जगह पे। देखिए इसके पहले भी देखेंगे तो रूस अमेरिका के द्वारा ये किया गया था। चीन ऐसा तीसरा देश है जो इस तरह जो है जिसके जो अंतरिक्ष यात्रियों ने खुद यान को क्या किया। देखिए अंतरिक्ष में प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला से जब यहाँ पे यान जाते हैं ना तो वो क्या, उनको जोड़ना पड़ता है इन प्रयोगशाला से, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं अंतरिक्ष में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, जानते हैं वहाँ पे सब कुछ उड़ता ही रहता है, उड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को स्थिर करने के लिए ना ग्रेविटेशनल फोर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। लेकिन चूंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व बल बहुत कम है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे जो इतनी तेज रफ्तार से जो यान जाती है ना, उसको एक जगह पे फिक्स करना जो है बहुत मुश्किल होता है। चूंकि एक जगह पे फिक्स करने का काम जो होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन जब ऑटोमेटिक डॉकिंग संभव नहीं हो पाती है तो फिर क्या किया जाता है, मैनुअल डॉकिंग किया जाता है। मैनुअल डॉकिंग, जैसा कि मैनुअल से क्या समझ रहे हैं, मानव द्वारा, यानी कि ये जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, वो इन यानों को फिक्स करने का काम करते हैं, किसमें, इस अंतरिक्ष यान में, ठीक है। तो ये जो अंतरिक्ष जो मैनुअल, इसी को क्या कहा जाता है, मैनुअल डॉकिंग किया जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो यान का जो नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर यान को क्या करते हैं, इस प्रयोगशाला से जोड़ते हैं, ठीक है, समझ गए। तो और ये तब किया जाता है जब मैनुअल डॉकिंग तब की जाती है जब विमान की जो ऑटोमेटिक डॉकिंग जो है संभव नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये किया है अभी चीन ने किया है। और यहाँ पे जो चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने जानकारी दी है कि कोर मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री तियानझाओ 2 कार्गो यान को दूरस्थ संचालन कर कोर मॉड्यूल को नोड कैबिन के अलग डॉकिंग पोर्ट के बाहर निकले, जिसमें जमीनी नियंत्रण इंजीनियर्स ने सहयोग किया। पार्किंग स्थल पर कुछ देर रहने के बाद कार्गो यान जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन परिसर की ओर बढ़ा और अंतरिक्ष यात्रियों के दूरस्थ संचालन के जरिए डॉकिंग की गई। जैसा कि समझ गए होंगे आप। अगर हम बात करें चीन ने, तो चीन ने देखा जब पिछले साल यानी कि 2021 में 16 अक्टूबर को सेंझोउ 13 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित कर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के अभियान पर भेजा था। और चीन अंतरिक्ष स्टेशन में चीन का दूसरा ये जो है मानवयुक्त अभियान है। देखिए इसमें 3 है ना, 3 अंतरिक्ष यात्री हैं और 1 महिला अंतरिक्ष यात्री, जिसमें से 3 में से 1 महिला अंतरिक्ष यात्री, और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो गई थी वहाँ पे। हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए, ठीक है। बहुत चर्चा किए थे और हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, ठीक है। तो पहली जो है चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री जो वहाँ पे गई है, तो आप मुझे उनका नाम बताइए चंद्रमा पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के कौन से संस्करण का घोषणा की गई है? 75 है, 80 है, 70 है या फिर 79 है? करेक्ट आंसर इज डी है,
ठीक है, हाल फिलहाल में जो अभी किया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 जनवरी की बात है 2022 में 79 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है उसका वितरण किया गया है 2022 का। और इसका जो आयोजन किया गया था, समारोह का जो वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था, तो बेवरली हिल्टन जो कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में। ठीक है, तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजन किया गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। ये अवार्ड की अगर बात करें समारोह में, देखिए किसको सम्मानित किया जाता है, तो जो अमेरिकी टेलीविजन में जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ वर्ष 2021 में देखा जाए तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा जो चुनी गई फिल्मों को भी इस वर्ष सम्मानित किया गया। इसमें देखा जाए प्रमुख जो है वर्गों को प्रदत्त पुरस्कार जो दिया गया है, सबसे जो प्रमुख कौन है, तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म की बात करें ड्रामा में, तो किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म में ड्रामा कैटेगरी में द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ड्रामा में तो विल स्मिथ को दिया गया है। फिल्म कौन सी थी, किंग रिचर्ड। ठीक है, विल स्मिथ देख लीजिए, आप इनको देख सकते हैं, तो इन्हीं को दिया गया है, विल स्मिथ को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर। और किस फिल्म के लिए, फिल्म जो है किंग रिचर्ड है। अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जो है ड्रामा में दिया गया निकोल किडमैन को दिया गया है। कौन सी फिल्म है, बीइंग द रिकॉर्डोस। और यहाँ पे आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम निर्देशक की बात करें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे मोशन पिक्चर के लिए, तो जैन कैपियन थे, इनकी फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें म्यूजिकल फिल्म ड्रामा में, तो ये मिला है एंड्रयू गारफील्ड को मिला है, इनकी फिल्म थी टिक टिक बूम। ठीक है, जैसा कि आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म यानी कि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किस फिल्म को दिया गया है, तो ये दिया है ड्राइव माई कार, जो कि एक जापानी फिल्म थी। ड्राइव माई कार को दिया गया सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, भाषा विदेशी भाषा फिल्म में। इसमें देखें नो टाइम टू डाई टाइटल ट्रैक के लिए गोल्डन ग्लोब जीतने वाली सबसे कम उम्र की गायिका बनी है बिली एलिस बनी है। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, इनके टाइटल ट्रैक था गाना नो टाइम टू डाई। ठीक है, ये था गोल्डन ग्लोब अवार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित किया गया, असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज, ठीक है, असम में किया गया है। और असम में देखा जाए तो असम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन किया गया। असम की बात करें तो असम का जो सबसे में शहर है बड़ा, वो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है इस आयोजन का, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो उद्देश्य क्या है कि वहाँ पे जो उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे वाणिज्य की और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना और वहाँ इस क्षेत्र को उजागर करना, इसी फेस्टिवल का उद्देश्य होता है। इसमें देखा जाए कार्निवल के रूप में जो आयोजित होने वाला इस उत्सव के क्षेत्र में देखा जाए तो व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इसका जो उद्घाटन किया गया इस फेस्टिवल का 9वें संस्करण का जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो 9वां संस्करण, उसका उद्घाटन देखिए 7 जनवरी 2022 को किया गया था। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, असम की बात करें तो असम के राजधानी फ्रेंड क्या है, दीसपुर है। ठीक है, दीसपुर जो है वहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो यहाँ के, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें 14 हैं और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो वो है 7 हैं। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फिनटेक के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ICICI बैंक। करेक्ट आंसर इज बी है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक अलग ही जो है फिनटेक के लिए एक आंतरिक विभाग की स्थापना की गई है। तो देखा जाए भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग केंद्रीय कार्यालय के फिनटेक डिवीजन को शामिल करके एक फिनटेक के लिए अलग आंतरिक विभाग, ठीक है, वित्तीय प्रौद्योगिकी की स्थापना की है। और इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी जो नवाचार को जो है सुविधाजनक बनाना और जितने फिनटेक के क्षेत्र में जो चुनौतियां आती हैं और जो चुनौतियां हैं उनको पहचाना और साथ ही साथ फिनटेक के क्षेत्र में जो नए नए अवसर आते हैं उनको भी पहचानने में मदद करना इस विभाग का मेन कार्य होगा। अगर हम बात करें इस विभाग जो नया बनाया गया है अलग से आंतरिक विभाग, उसके जो मुख्य नियुक्त कौन किए गए हैं प्रमुख, तो ये देखिए अजय कुमार चौधरी को जो है इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो कि भी हाल फिलहाल में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत भी किए गए थे। ठीक है, तो अजय कुमार चौधरी को किया गया है।
और यहाँ पे देखा जाए तो विभाग को प्रशासकीय रूप से आरबीआई के केंद्रीकृत प्रशासनिक विभाग से जोड़ा भी गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आरबीआई के द्वारा किया गया है फिनटेक के लिए एक आंतरिक विभाग की स्थापना। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? अहमदाबाद, चेन्नई, कोच्चि या फिर मुंबई। करेक्ट आंसर इज सी है कोच्चि। केरल का कोच्चि जो है वो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और यहाँ पे कोच्चि केरल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर जो है वो बन गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया? मुजरिस। मुजरिस बंदरगाह के बारे में आप लोग को पता ही होगा, जो कि केरल के मालाबार तट पे स्थित था। ठीक है, तो ये प्राचीन बंदरगाह है मुजरिस। और ये प्राचीन समय में देखा जाए जो दक्षिण भारत और साथ ही साथ जो मिस्र है, यूनान है, रोम के मध्य क्या था? मसाले के व्यापार के लिए ये जो है फेमस था, मसाले के व्यापार के लिए मुजरिस। उसी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। और यह परियोजना देखा जाए कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। और इसकी जो है, जबकि इसकी नाव को वाटर मेट्रो कहा गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेट्रो के डब्बे की तरह यहाँ पे बना हुआ है, यही है जल मेट्रो परियोजना। ठीक है, जल मेट्रो परियोजना को लागू करने वाला जो है कौन सा पहला शहर बन गया है भारत का? वो बन गया है कोच्चि। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोणे, माधुरी दीक्षित, दिव्या घोषाल या फिर हर्षाली मल्होत्रा। करेक्ट आंसर इज डी है, हर्षाली मल्होत्रा को किया गया। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और मुन्नी के नाम से बहुत फेमस थी, जो बजरंगी भाई मूवी आई थी कबीर खान की जो फिल्म थी बजरंगी भाई, उसमें जो मुन्नी का किरदार इन्होंने निभाया था, जिनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। इनको 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो सम्मान दिया गया है उनके द्वारा जो सराहनीय प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में जो योगदान उन्होंने दिया है, जिस कारण से वहाँ महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं श्री भगवत सिंह कोश्यारी के द्वारा जो है इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय विभाग के द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? रेलवे, भारतीय रेलवे, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सांस्कृतिक मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज ये है, भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया। उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है। और भारतीय रेलवे का जो जोन है पश्चिमी जो रेलवे यानी कि वेस्टर्न रेलवे जोन है, उसने जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सहयोग के साथ मिल या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिल करके इस मिशन को जो है शुरू किया है, जिसका नाम है मिशन अमानत। अमानत क्या होता है? जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपका सामान ही सबसे बड़ी अमानत होती है भाई। उसी की सुरक्षा के लिए जो है इस मिशन को है लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा। तो इस पहल के तहत क्या किया जाएगा? जो यात्री हैं, यात्रा के दौरान बहुत से यात्रियों का सामान खो जाता है, तो उन सामानों को क्या किया जाएगा? ट्रैक कर सकता है और फिर ट्रैक करके उस सामान को खोज करके यात्री को वापस करने में सहयोग करेगा। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो ना सिर्फ यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का बल्कि ध्यान रखा जाएगा यात्रा के दौरान, बल्कि यात्रियों के द्वारा जो उनकी अमानत जा रही यानी कि जो उनका सामान जा रहा है उसकी भी सेफ्टी, उसकी भी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसकी भी उनको भी सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन मिलेगा किसको? ना सिर्फ आपको बल्कि आपके सामान को भी। किस अभियान के तहत, किस मिशन के तहत? मिशन अमानत के तहत। किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा। किसके साथ मिलकर के? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर के। ठीक है, अगला है हेनले पासपोर्ट। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ भी चुका है, अभी हाल में एग्जाम में भी आया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में किस देश का पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, जापान के साथ साथ सिंगापुर का भी पासपोर्ट जो है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो देखिए एक रिपोर्ट जो है ना, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है आंकड़ों के आधार पे। और ये आंकड़े कौन देता है? ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो है कुछ आंकड़े प्रदान किए जाते हैं जो कि पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर के रहते हैं। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 को जो है वो पहली रैंकिंग जारी की गई है।
इस रैंकिंग में देखिए, इस इंडेक्स में क्या बताया गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है, यानी कि उसको लेकर के आप किसी भी दुनिया में देशों में यात्रा कर सकते हैं, वो है जापान का और साथ ही साथ सिंगापुर का। जापान और सिंगापुर का जिसके पास पासपोर्ट होगा वो 192 देशों में जो है पहला स्थान इन्होंने रखा है, जापान और सिंगापुर में। और इन दोनों देशों के जिन लोगों के पास पासपोर्ट होंगे वो 192 देशों की वीज़ा फ्री जो है यात्रा कर सकते हैं, इतना शक्तिशाली है। वहीं अगर हम रिपोर्ट में दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरे स्थान पे जो दक्षिण कोरिया और फ्रांस, ठीक है। और इनके जो देश होंगे, इनके जो पासपोर्ट धारक होंगे वो 190 देशों में जो है वो वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे 4 देश हैं, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन, और ये तीनों मिलकर के तीसरा स्थान रखते हैं। और इन चारों जो हैं, माफ करिए, चारों देशों के जो यात्री होंगे, यानी इन चारों देशों के जो पासपोर्ट धारक होंगे वो 189 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत के बारे में। तो अगर हम भारत की बात करें तो इसने कुछ इम्प्रूव किया है पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2021 की तुलना में इससे 2022 की पहली तिमाही में कुछ पासपोर्ट में सुधार किया है, कुछ अपने पासपोर्ट शक्ति में सुधार किया है। भाई कितना सुधार किया, 7 स्थान जो है उसने छलांग लगाई है, यानी कि पिछले वर्ष 2021 में 90 था तो इस वर्ष क्या हो गया, 83वें स्थान पे पहुंच गया, ठीक है। 7 छलांग जो है इसने ऊपर मारी और फिर 83वें स्थान पे पहुंच गया, तो कुछ इम्प्रूव किया है भारत ने, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए भारत जो है, अगर भारतीय पासपोर्ट धारक जो है, तो जिन लोगों के पास जो है, आप लोग के पास जो भारतीय पासपोर्ट हैं उसको लेकर के आप विश्व के 60 देशों में जो है वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। वहीं देखें पासपोर्ट में जो सबसे कमज़ोर देश का पासपोर्ट है वो किस देश का है भाई, वो किसी और नहीं, उत्तर कोरिया का है, ठीक है। उत्तर कोरिया के जो देश है, उत्तर कोरिया जो है वो 104वें स्थान पर है। और जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पासपोर्ट धारक सिर्फ और सिर्फ 39 देशों की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और वहीं अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान का जो स्थान रहा है वो भी बहुत कमज़ोर देशों में रहा है, 108वें देशों में रहा है। और पाकिस्तान के जो पासपोर्ट धारक हैं वो 131 देशों की, माफ करिएगा, 31 देशों की यात्रा कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। और यहाँ पे देखा जाए सबसे अंतिम में देखिए 111वें स्थान पे रहा है, कौन सा रहा है, अफगानिस्तान रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान रहा है 111वें स्थान पे, वो 26 देशों की जो है यात्रा यहाँ के यात्री कर सकते हैं वीज़ा के बिना, ठीक है। तो ये कुछ कमज़ोर देश हैं, जिसमें सबसे कमज़ोर देशों में हमें देशों के पासपोर्ट में उत्तर कोरिया दिख रहा है, उससे भी क्या गुजरा, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान दिख रहा है। फिर पाकिस्तान के बाद देखेंगे सीरिया है जो कि 109वें स्थान पे है। वहीं इराक की बात करें तो 110वें स्थान पे, और हमें अंतिम में देखिए अफगानिस्तान दिख रहा है। तो ये कुछ कमज़ोर देश हैं, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे जो है क्या दिख रहा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे टॉप रैंकिंग में जापान सिंगापुर आ जाता है, ठीक है। भारत का स्थान जो कि आप लोगों ने देखा, ठीक है, इम्प्रूव किया है 90 से कितने पे, 83 पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट है कि एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है, तो ये 9.2% रहने का अनुमान लगाया, ठीक है। 2.5 साल बाद अमेरिका को आमों का निर्यात करने की घोषणा की किस देश ने, भारत ने किया, ठीक है। तो भारत जो है अमेरिका को है निर्यात करेगा, ठीक है, आमों का। आरबीआई के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी भंडार, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कितना था, तो $633.614 बिलियन, ठीक है। ये फॉरेक्स रिजर्व है भारत का दिसंबर 2021 आरबीआई के अनुसार। आरबीआई के अनुसार देखा जाए दिसंबर 2021 तक भारत का सोना भंडार कितना रहा है, तो ये रहा है $39.405 बिलियन का, ठीक है। देखिए 16वां प्रवासी दिवस हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम लोगों ने थीम नहीं देखी थी। तो 16वां प्रवासी दिवस जो कि 9 दिसंबर को मनाया गया, वह थीम क्या थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो थी थीम थी 16वें प्रवासी दिवस की, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट है, यहाँ पे 9 जनवरी, ठीक है, गलती से यहाँ पे टाइपिंग तो मिस्टेक है, 9 जनवरी को जो है वो मनाया गया था। और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। जो भारतीय प्रवासी दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को, जो कि इस बार 16वां था, वो किस जो है ईयर मनाते हैं, किस कारण से मनाया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब अगला है हमारा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन यानी कि डेल्टा वायरस और साथ ही साथ ओमिक्रॉन को मिलाकर के एक नया जो है हमें मामला देखने को मिला है। कहाँ पे मिला है, किस देश में मिला है, साइप्रस में मिला है। ठीक है, तो डेल्टा क्रोन का जो पहला मामला हमें देखने को मिला है साइप्रस में मिला है। साइप्रस की बात करें तो आइए साइप्रस की थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं साइप्रस कहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको यूरोप दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे अफ्रीका दिख रहा है और यहाँ पे एशिया दिख रहा है और यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है ठीक है साइप्रस। ठीक है, साइप्रस जो है वो देखा जाए भूमध्य सागर में स्थित है और ये मध्य पूर्वी देश है। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी हमें दिख रही है, यहाँ पे अगर देखिए क्लियर दिख रहा है हमें साइप्रस, जिसकी राजधानी निकोसिया है। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो यूरो जो है वो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ देखिए राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जिनका नाम है निकोस अनेस्तीसियादेस। ठीक है, अनेस्तीसियादेस जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम देखें कि किन किन जो है इनके पड़ोस में देखिए कौन कौन से, तो देखिए इसके पूर्व में अगर देखा जाए तो यहाँ में पूर्वी भूमध्य सागर में जो है यहाँ पे इधर देखिए यहाँ पे ग्रीस है। ठीक है, इसके यहाँ पे देखने को मिला ग्रीस है और यहाँ पे देखा जाए ग्रीस के ये पूर्व में। और यहाँ पे देखिए ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें से हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे देखा जाए तो इज़राइल है और इज़राइल के पश्चिम में जो है स्थित है आपका साइप्रस। यहाँ पे देखिए इजिप्ट है, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं इजिप्ट है, लीबिया है। ठीक है, यहाँ इनके क्या है उत्तर में है। और यहाँ पे टर्की में देखा जाए तो टर्की के दक्षिण में हमें क्या दिख रहा है, स्थित दिख रहा है ये यूरेशियन द्वीप जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो साइप्रस लोकेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है कि IPL 2022 का शीर्षक यानी कि टाइटल स्पॉन्सर बना कौन बना, टाटा बना, टाटा समूह। ठीक है, अगला है कि अडानी पावर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए जिनका नाम है शेर सिंह ख्यालिया जो है, शेर सिंह ख्यालिया जो है ये अडानी पावर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ये नवगठित राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह देखिए हॉकी स्टिक गेंद है। और ये जो पार्टी गठित की गई किसके द्वारा गठित की गई, ये पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसका नाम है अमरिंदर सिंह के द्वारा जो है इस राजनीतिक दल का गठन किया गया, जिसका चुनाव चिन्ह हमें क्या दिख रहा है, हॉकी दिख रहा है और साथ ही साथ स्टिक और गेंद है। ठीक है, हॉकी स्टिक और गेंद है। ठीक है, अगला है नीदरलैंड के जो चौथी बार प्रधानमंत्री बने इनका नाम है मार्क रट जो है ये चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और फ्रेंड देखिए कल मेरे से एक फैक्ट्स जो था वो गलत हो गया था। कल मैंने आपको फैक्ट्स में ये बता दिया था कि जो ये कन्नड़ के जो साहित्यकार हैं उनका नाम हम लोगों ने मतलब मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एजाज पटेल नाम मैंने बोल दिया था। ठीक है, जो कि गलत है। इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो चंपा के जो है चंपा नाम से मशहूर थे और ये जाने माने कन्नड़ साहित्यकार हैं। इनके अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया था। इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, एजाज पटेल नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा चंद्रशेखर पाटिल। अब आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल में। पहला है कि पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से वर्तमान में अगर हम उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो ये पहला स्थान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, उत्तर प्रदेश में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए किस किस शहर में जो है उत्तर प्रदेश के किस किस शहरों में मेट्रो चलाई जा रही है। हाल फिलहाल में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई मेट्रो का लोकार्पण किया गया। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोइयों का मानदेय प्रतिमाह बढ़ा दिया। कितना बढ़ाकर देखिए, पहले 1500 था तो 500 रुपये बढ़ा दिया, कितना हो गया 2000 रुपये का प्रतिमाह कर दिया गया। ठीक है, किसानों की आमदनी दुगुना करने के लिए एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है किसान कल्याण मिशन का, किसानों की आमदनी दुगुना करना। देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम विकसित किया जाएगा, कहाँ पे, वाराणसी में किया जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिसमें हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। तो समिति का नाम बताइए और ये बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे और साथ ही साथ आज़ादी के बाद जो पहले गवर्नर कौन थे ये हमें बताइए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और वर्तमान के गवर्नर कौन है, किस नंबर के हैं, उनका क्रम जरूर बताइएगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इस तरीके से था हमारा डेली का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स सारी चीज़ें डिस्कस किया, कुछ हम लोगों ने मैप को भी देखा
और डेली पीडीएफ जो है आपको, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करिए, आंसर करिए, अपने दोस्तों में चीज़ों को शेयर करिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब आप लोग के कमेंट देखती हूँ मैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। मैं जानती हूँ कुछ लोग को चीज़ें नहीं अच्छी लगती और उनको भी पूरा उसी तरह अधिकार है अपनी बातों को रखने का, लेकिन फिर भी करिए। अगर जो मेरे में कमियाँ वो बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। और आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से चीज़ों को आपको और क्या चाहिए आपके एग्जाम के लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो जरूर अपनी रिक्वायरमेंट को बताइए ताकि उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।